जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने घरों में रहें, ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरत पड़े तभी आप लोग बाहर निकलें। चलिए फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सहे दिल से आपका स्वागत करता है। चलिए, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले, जैसे मैं डेली आपको पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं पूछता हूँ उसका आंसर मैं बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम गोविंद माथुर है। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हाल में ही किसे बनाया गया है। हु वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका सही जवाब है ए, सुमित देव। सुमित देव को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। सुमित देव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सीएमडी जिसको कहते हैं नियुक्त किया गया। सुमित देव वर्तमान में एनएमडीसी के निर्देशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। वे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो कि 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो बैजेंद्र कुमार है, एन बैजेंद्र कुमार, ये 31 जुलाई तक रहेंगे वहाँ सीएमडी एनएमडीसी में। 1 अगस्त से सुमित देव जो हैं एनएमडीसी के सीएमडी बन जाएंगे। Sumit Dev has appointed as the chairman and the managing director of the National Mineral Development Corporation. Sumit Dev directly serves as the director personnel of NMDC. Currently इस NMDC में पर director personnel देखते हैं। His term as the CMD of the NMDC will last till 28th February 2023. He will succeed N. Bajendra Kumar as CMD of the NMDC. जो सीएमडी हैं इस समय बैजेंद्र कुमार, एन बैजेंद्र कुमार, उनकी जगह अब ये स्थान लेंगे। हु विल रिटायर एज द सीएमडी ऑन 31 जुलाई 2020, जिनका जो 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। 1 अगस्त से सुमित देव जो हैं वो अपॉइंट हो जाएंगे सीएमडी के पद पे एनएमडीसी में। देखिए फ्रेंड्स, ये है सुमित देव की फ़ोटो, ताकि आपको मेमोराइज ज़्यादा अच्छे से हो जाए एक इमेज के थ्रू। एनएमडीसी में वो एनडीएमसी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स। एनएमडीसी है इसका नाम, तो यहाँ से एनडीएमसी हो गया है, सॉरी कहता हूँ इसके लिए। तो एनएमडीसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट की राजधानी है। हैदराबाद में ये जो मैं आपको फिगर दिखाया हूँ, ये उसका रिफाइनरी एरिया है मिनरल का, जो ये हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में है। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर ऑफिस जो हैदराबाद में है, वो आपका हैदराबाद में एक एरिया पड़ता है मासप टैंक, वहाँ पे इसका एनएमडीसी का हेडक्वार्टर है। तेलंगाना के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमैया साई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम रघुवेंद्र सिंह चौहान है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। इसका सही जवाब है 23 जुलाई। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था।
भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद से 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटर प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। 23 जुलाई 1927 से पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण शुरू किया गया था। सबसे पहले मुंबई में शुरू किया गया था 1923 में। उसके बाद से मुंबई और कलकत्ता के बाद से पूरे देश में इसको शुरू किया गया। इसीलिए 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे is celebrated on 23rd July each year in India. On the year in 1927, the Indian Broadcasting Company started radio broadcasting from the Bombay station. Radio broadcasting in India begins in 1920s. The first program was broadcast in 1923 by Mumbai Radio Club. After this, broadcasting service was started in 1927 in Mumbai and Kolkata with the 2 privately owned transmitters. इसीलिए 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पूरे इंडिया में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को कितने साल तक के लिए जेल हो सकती है? Those who do not follow the lockdown rule applicable to the control corona infection in Jharkhand can be imprisoned for the up to year. कितने साल के लिए उनको जेल हो सकती है? 2 साल के लिए। इसका सही ऑप्शन है डी, 2 साल के लिए उनको जेल हो सकती है। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको 2 साल के लिए जेल जाने का जुर्माना लगाया गया और इसके साथ ही 1 लाख रुपए का भी जुर्माना देना होगा। झारखंड कैबिनेट ने जो सचिव हैं अजय कुमार ने बताया है कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधित अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगी। इसके बाद ये लागू किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरे देश में, पूरे विश्व में भी कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। अमेरिका नंबर 1 पे है, सेकंड पे ब्राज़ील और थर्ड पे हमारा भारत आ गया है। अब इसके चलते हर स्टेट जो है लॉकडाउन लगा रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन, ताकि लोग बाहर ना निकले। जो एसेंशियल सर्विस हैं जैसे मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, कोरियर से संबंधित या फूड से रिलेटेड, मिल्क, ब्रेड, ये सब से रिलेटेड, वही लोग बाहर निकल रहे हैं और वो लोग बाहर निकल रहे हैं, वही लोग लेने जा रहे हैं। बाकी सभी लोगों को बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके अपने घर में रहें और अपने लिए आप घर में ना रहें, अपने परिवार के लिए रहें। कल को आप बाहर निकले, कहीं आपको कोरोना हो गया तो उससे आप इफेक्ट नहीं होंगे, आप तो होंगे, उसके साथ साथ आपका पूरा घर भी इफेक्ट होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग घर रहें। Those who are not follow the rules applicable to control the corona infection in Jharkhand can be faced up to 2 years in jail and a fine up to 1 lakh. Jharkhand Cabinet Secretary Ajay Kumar said that the guidelines are implemented from time to time by the government regarding lockdown. The Jharkhand government will now take the governor approval on the ordinance relating to the provision for fines and penalties. After that, it will be applicable. अच्छा, यहाँ पे गवर्नर का नाम आया फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊँ, कोई भी अगर स्टेट कोई नया नियम बनाता है तो अपने विधानसभा में तो वो पास कर लेगा, लेकिन उसके बाद जब उसको अप्रूवल, जब तक स्टेट का अगर गवर्नर नहीं करेगा तब तक वहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर संसद में कोई चीज़ प्रस्ताव पास हुआ है, नया रूल बनना है, तो रूल बनने के बाद उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पास होता है वो ऑल ओवर द इंडिया किसी हर स्टेट में फॉलो होगा। लेकिन अब झारखंड ने पास किया तो ये सिर्फ झारखंड में ही ये नियम फॉलो होगा, कहीं और पे फॉलो नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ कि देखिए ये पहले इंडिया का मैप है। ये जो रेड एरिया मैं आपको दिखाया हूँ ये झारखंड है। झारखंड के इधर उड़ीसा है, इधर पश्चिम बंगाल, इधर बिहार, इधर उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। ये जो है इधर जो फोटो लगी है देखिए लेफ्ट साइड में,
ये हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और जो ये राइट साइड की फोटो है ये हैं झारखंड के राज्यपाल गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में एक करंट अफेयर्स पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश की पहली महिला आदिवासी गवर्नर कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और ये किस राज्य से रिलेटेड है? झारखंड से। झारखंड के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम रवि राजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडीचेरी ने कोरोना से मरने वाले परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? द पौंडीचेरी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू हाउ मैनी of the following financial assistance to the family of the person who died from corona। जो लोग कोरोना से मरेंगे उनके परिवार के लोगों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी पौंडीचेरी सरकार? इसका सही जवाब है ए, 1 लाख रुपए। जिन लोगों के परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमण से मर जाते हैं तो उनके जो परिजन हैं उनको पौंडीचेरी सरकार 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी ने हाल में ही विधानसभा में घोषणा किया है कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय माने तो संक्रमण से ठीक होने पर दर अब 63.18% पर पहुंच गई है। अब तक जो है 7,82,606 मरीज ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में 3,56,439 संक्रमण मरीज अभी भी हैं। देश में संक्रमण के मामले अब 12,38,635 हो चुके हैं। फ्रेंड, जब तक मैं वीडियो आपको अपलोड होगी आपको मिलेगा, हो सकता है तब तक ये संक्रमण का नंबर कुछ और बढ़ भी सकता है। ये तो जब मैं वीडियो शूट किया तब की ये बात बता रहा हूँ तब, लेकिन जब अपलोड होगा, जब आप लोग वीडियो देंगे तब तक हो सकता है संक्रमण का नंबर बढ़ भी जाए, इसलिए आप उसको गलत मत समझिएगा। पौंडीचेरी जो है, पहले आपको इंग्लिश में बता दूं उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। Pondicherry Chief Minister V. Narayanaswamy recently announced in the Legislative Assembly that his government will provide financial assessment of 1 lakh rupees from the Chief Minister Relief Fund to the family of those who lost their life due to corona infection. According to the Union Ministry of the Health, the rate of the recovery from the infection has now reached 63.18%. So far, 7,82,606 patients have been recovered. Currently, 3,56,439 infected patients are there. Case of infection in the country have increased to 12,38,635. देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मैप के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। इसमें जो रेड जो दिखा रहा है ये आपका पौंडीचेरी है, यहाँ पे आपका पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वी नारायण स्वामी हैं। पौंडीचेरी के जो गवर्नर हैं उनका नाम किरण बेदी है। इनको किसी तरीके के परिचय की ज़रूरत नहीं है। किरण बेदी इंडिया की पहली लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, किरण बेदी। ये जो आपको इमेज जो दिखा रहा हूँ मैं राइट साइड में, ये देखिए, आप अक्सर कभी भी कोई फिल्मों की शूटिंग होती है या फिर कोई भी इमेजेस आप देखते हैं नई नई जगह पे, तो ये इमेज ज़रूर दिखता है। हम लोग सोचते हैं कि ये बाहर का, जबकि ये पौंडीचेरी का एक फ्रेंच कॉलोनी है, वहाँ का ये इमेज है और ये वहाँ के बीचेस हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बाहर के देशों में घूमने जाते हैं जबकि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन घूमने के लिए इसका कोई वो नहीं है। साउथ आप देखिए, इतना खूबसूरत, अभी तो जैसे कोरोना इन्फेक्शन की वजह से टूरिज़्म पूरा इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन आप साउथ देखिए चाहे नॉर्थ देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। आप इंडिया इतना बढ़िया है, हर 2 घंटे पे इंडिया का कल्चर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाता है, इस तरीके का इंडिया हमारा है। फ्रेंड्स, पौंडीचेरी के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम अमरेश्वर प्रताप शाही है। पौंडीचेरी सरकार ने ये घोषणा की है कि जैसे मान लीजिए कोई कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को, वो उनके फैमिली मेम्बर को 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से
किस राज्य ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने वाली है? Which of the following state is going to introduce a bill providing 50% reservation to the women in पंचायती इलेक्शन? कौन सा स्टेट पास करने वाला है? डी, हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन इन पंचायती इलेक्शन में देने का प्रस्ताव रखने वाला है। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला ने हाल में ही पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएंगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। इंग्लिश में देखते हैं। हरियाणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला recently introduced a bill to give a 50% reservation to a woman in a Panchayati Raj institution in the next assembly session. Chautala is also the Minister of the Industry, Rural Development and Panchayati Raj Affairs. He said that the state government is taking the adequate step to ensure the maximum participation of women in the Panchayati Raj institution and the society. अब यहाँ पे ये जो रेड से पोर्शन में आपको दिखाया हूँ मैप में, ये आपका हरियाणा स्टेट है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। देखिए ये है मनोहर लाल खट्टर जी, इनके ये यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और नीचे जो इमेज है वो आचार्य देवव्रत, क्षमा चाहता हूँ, सत्यदेव नारायण आर्या जी की है, जो हरियाणा स्टेट के गवर्नर हैं। हरियाणा स्टेट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम रविशंकर झा है। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब स्टेट दोनों का कैपिटल है। फ्रेंड्स, जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा है कि जो पंचायती राज है उसमें जो इलेक्शन होंगे अब उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसा विधेयक वो जब विधानसभा का सत्र खुलेगा उसमें वो पारित करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? Which bank has recently launched a campaign to distribute sanitizer and masks in all the districts of the country? इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ये अपने भारत में जितने भी उसके डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज हैं सभी ब्रांचेज में सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का अभियान शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइज़र और मास्क बांटने वाले अभियान को शुरू किया। पंजाब नेशनल बैंक अपने स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांग, निसहाय लोगों का मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1894 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्य का साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च ए कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट सैनिटाइजर एंड मास्क इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। पंजाब नेशनल बैंक सिंस इट inception has been ready to work in interest of society. The bank has helping elder and the differently abled, the disabled through the various social service organization. Punjab National Bank is the major and the old bank of the India. It is the scheduled bank. Punjab National Bank was registered under the Indian Company Act on 19 May 1904 with its office in Anarkali Bazar, Lahore. Punjab National Bank is the second largest government commercial bank in India. फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक जो हैं उन्होंने ये घोषणा की कि जो उनकी जितने भी ब्रांचेज हैं इंडिया में, सभी ब्रांचेज में वो सैनिटाइज़र और मास्क को और ग्लव्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक शुरू से ही लोगों की भलाई के लिए काम करता है, सोशल इंटरेस्ट में,
बूढ़े लोगों के लिए, जो विकलांग भाई हैं हमारे, और जो लोग, जिन लोगों को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है, उन सभी के लिए पंजाब नेशनल बैंक हमेशा से मदद करता आ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत ही मुख्य बैंक और पुराना बैंक है भारत का। पंजाब नेशनल बैंक जो रजिस्टर्ड हुआ था इंडियन कंपनी एक्ट 19 मई 1894 एक्ट के थे, 19 मई 1894 को रजिस्टर्ड हुआ था। जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी तो इसका पहला ऑफिस जो है वो लाहौर के अनालकरी बाज़ार में खुला था, जो कि अब वर्तमान में लाहौर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ऊपर की जो फिगर है, जो पंजाब नेशनल बैंक के जो सीईओ हैं एसएस मल्लिका अर्जुन राव, इनका ये फिगर है। आप ये देखिए, आप इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये है पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ एसएस मल्लिका अर्जुन राव। अब इस सेकंड इमेज में देखिए, सेकंड लार्जेस्ट बैंक, पहले पीएनबी जो था इसका पंजाब नेशनल बैंक। अब इसमें जब मर्जर हुआ है अभी लास्ट ईयर, उस मर्जर में, सॉरी मर्जर लास्ट ईयर नहीं हुआ है, अभी जैसे अप्रैल में जो मर्जर हुआ उसमें जो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों को पीएनबी में जोड़ दिया गया। अब ये तीन बैंक एक हो गए। अब पीएनबी के साथ साथ ये भी बैंक हो गए। अब इसका लोगो हो गया टुगेदर फॉर द बेटर। पीएनबी का नया लोगो स्लोगन हो गया है टुगेदर फॉर द बेटर। ये पीएनबी का हो गया। अब पीएनबी का जो हेड ऑफिस करंट में जो अब हेड ऑफिस है वो तो बॉम्बे और दिल्ली दो जगह है, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, जब ये बना था, तब इसका हेड ऑफिस अनारकली बाजार लाहौर में था, जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने के लिए अपील संबंधित पारित किया है? विच कंट्री हैज पास्ड रेजोल्यूशन आस्किंग चीन टू ईज टेंशन विथ इंडिया? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक द्विपक्षीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करे। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में सर्वसम्मति से संशोधन पारित किया, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में बढ़ते क्षेत्रीय दबावों को निंदा की गई। भारत और चीन के बीच प्रस्तावित नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने के लिए बलों को भी पीछे हटने के लिए सहमति बनाई गई है। The US House of the Representatives has passed a bipartisan resolution appealing to the China peacefully reduce tension with India. Along the line of control, before this resolution was passed, the House of Representatives passed unanimous amendment to the National Defense Authorization Act NDAA, the condemning China aggression against India in Galwan Valley and its growing regional pressure in disputed areas such as in the South China Sea. It has been mentioned in the proposal that an agreement has been reached between India and China to reduce tension and the withdrawal of the forces along the line of actual control. यूएस के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है कि भारत और चाइना जो है, जो एलएसी है, उस पर अपना तनाव कम करें और दोनों ही लोग अपनी सेनाओं को पीछे करें। और उसमें भी बोला गया है कि चाइना जो आक्रामक रूप या जो प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर गलवान घाटी और साउथ चाइना सी में जो उसके डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे, उनसे अपने आप फोर्सेस को कम करें। ये यूएस के प्रतिनिधि मंडल ने इंडिया और चाइना के बीच में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आप लोग तनाव कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंसुलेट फॉर ब्रिक्स सीसीआई? इसका सही जवाब है बी, साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स में सीसीआई के कंसुलेट के तौर पे नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ को बीसीसीआई के सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य
और उद्योग का बढ़ावा देती है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई खंड के समर्थन प्रणाली बनाना है। ब्रिक्स का एमएसएमई के लिए। साहिल सेठ was appointed as a consulate for BRICS CCI. BRICS CCI का जो फुल फॉर्म है, ब्रिक्स का भी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ डिटेल। पहले CCI का फुल फॉर्म जानिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स ए कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री इन ब्रिक्स. It was established in 2012. The main objective of the BRICS CCI is to create a support system for MSME segment. अच्छा, अब अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जब कोरोना संक्रमण में जब अनलॉक प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि 20 लाख करोड़ का भारत में इसकी वित्तीय सहायता की घोषणा की जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा एमएसएमई क्या होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड फाइनेंस के रिलेटेड होते हैं। इसमें सभी जो छोटे व्यापारी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। वैसे ही ब्रिक्स में सीसीआई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसमें भी एमएसएमई जो है सेगमेंट है उन देशों के, ब्रिक्स के उन सभी देशों के एमएसएमई सेगमेंट को तौर पे रख के बनाया जाता है, ताकि ये ना हो कि हमेशा बड़ी कंपनी ही दूसरे सहायता करे, छोटी कंपनी भी मदद कर सके। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये आपको हो गया। अब देखिए मैप के थ्रू, यहाँ पे जो ये है, ये जो पहला आपको ग्रीन हिस्सा दिख रहा है ये ब्राज़ील है। उसके बाद यहाँ पे आपका सबसे ऊपर इधर रशिया है। देखिए पहले ये आपका रशिया है, उसके नीचे आइए, इधर आपका चाइना है, फिर आपका इंडिया है, ठीक, और ये आपका ब्राज़ील एरिया है। तो ये जो है ये सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। यही ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी होता है। अच्छा, ब्रिक्स को बनाया क्यों गया? टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट। अब ये 5 देश जो हैं अपने यहाँ के डेवलपमेंट में अब यही 5 आपस में पार्टनरशिप करके डेवलपमेंट करेंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे। अब जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो ट्रेड बैरियर है, बिजनेस का ट्रेड जो होता है उसका भी कई बैरियर, जैसे कुछ देश ज़्यादा टैक्स लेते हो, तो अगर ये एक संगठन के तौर पे काम करेंगे तो उसमें इन लोगों का एक डिसाइड होगा हम आपसे इतने का ही टैक्स लेंगे, तो वही अपोजिशन में वो भी उतना ही टैक्स लेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब जब रशिया और इंडिया व्यापारिक समझौता करेंगे तो इकॉनमी डेवलपमेंट होगा। जैसे इंडिया वेपन्स, मोस्टली इंडिया के वेपन्स जो है वो रशिया से खरीदता है, तो इससे रशिया वेपन्स इंडिया को देता है, तो इंडिया आर्मी से स्ट्रांग हो रही है और रशिया को फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो जिस वजह से रशिया इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज होंगे सबसे ज़्यादा अपने ही देशों के रिसोर्स यूज़ किया जाएंगे। बिल्डअप रिलेशनशिप, इससे क्या होगा, जब व्यापार बढ़ता है तो देशों में आपस में रिलेशनशिप भी और बढ़िया होता है व्यापार से। ये आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस देश ने पहले मंगल जहाज तियावान-1 को वेनचोंग अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया है? Which country recently launched the first Mars probe Taiwan-1 from Wenchong spacecraft launch site? इसका सही जवाब होगा चाइना। चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हैनॉन द्वीप के वेनचोंग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल में ही अपना पहला यान प्रक्षेपित किया है। चीन के सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि तियावन नामक यान मंगल ग्रह के चक्कर लगाने और मंगल पर उतरने और वहां पर रोवर के चहलकदमी के उद्देश्य के प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। China recently launched the first orbiter from the Wenchong spacecraft launch center
of the Hainan Island, which the aim of the gathering information about Mars. China official media gave this information. The vehicle named Taiwan 1 has been launched for the purpose of the orbiting Mars, landing Mars, and the walking the rover there. According to the media report, the vehicle will collect information about the soil, rock structure, environment, atmosphere, and the water of the Mars. ये देखिए वहाँ के हेनॉन प्रांत से जो वेंचोंग स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया है ताइवान 1 को, ये उसकी एक इमेज है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम CNSA है। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको मंगलयान के, अभी आपने सुना कि मंगलयान में भेजा गया, अभी कुछ दिन पहले ही UAE जो अरब देशों का पहला देश बन गया अरब के क्षेत्रों में, UAE, उसने भी अपना पहला मंगलयान भेजा है और वो जापान के स्पेस सेंटर से उसने लॉन्च किया था। अब देखिए मंगल पे चाइना ने 2011 में भी अपना एक भेजा था यान, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। अब इसको 2020 में फिर से चाइना ने लॉन्च किया है। बोला जा रहा है कि फरवरी में 2021 तक मार्स के ऑर्बिटर में आ जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल रहा उस समय तक। अब मार्स मिशन में अगर मैं बात करूं मंगल मिशन पे, तो अगर रशिया, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जापान की मैं बात करूं, इज़राइल, चाइना, इंडिया, अमेरिका और रशिया, अगर जितने उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए, प्रक्षेपण किए हैं मार्स मिशन की जानकारी के लिए, तो उसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो USA का 78% सक्सेस रेट है, कि सिर्फ 78% USA का सक्सेस हुआ है। रशिया की मैं बात करूं तो रशिया का 62% है। जापान 0%, जापान अभी तक नहीं कर पाया। फ्रांस भी नहीं कर पाया, ना चाइना का भी 0% है। और इंडिया ने अपने पहले ही मंगल मिशन पे उसको 100% उसका सक्सेसफुल रेट है, उसने पूरा कर दिया। इंडिया ने सिर्फ एक भेजा और वो भी सक्सेसफुल रहा इंडिया के लिए। तो इंडिया विश्व का एक लौता ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयोग में मार्स मिशन को पूरा कर लिया है। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। जो इसके करंट में जो इसरो के जो डायरेक्टर है उनका नाम के सिवन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य के काकर पार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने संयंत्र की तीसरी इकाई पहली बार क्रिटिकली प्राप्त किया है? Recently, the scientists associated the Kakarpar atomic energy project, of which state got the critically for the first time in the third unit of this plant. इसका सही जो है गुजरात स्टेट में ये प्लांट है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इस संयंत्र में पहले 2 इकाइयों कार्डिनियन तकनीकी पर आधारित है, जबकि तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र की सामान्य परिचालन स्थिति में आने के बाद संकेत दिया जा रहा है कि यह ऊर्जा संयंत्र उत्पादन के लिए अब तैयार किए जाने वाले देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर होगा। काकरापार परियोजना परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। काकरापार atomic power plant is located in Tapi district, Gujarat. The first 2 units of its plant are based on the Canadian technology, while the third unit is entirely based on indigenous technology. The 700 megawatt capacity power plant located in Gujarat is a normal operating condition. The plant is now ready for power generation. It is the only largest reactor in the country. Kakrapar Atomic Power Plant, the nuclear plant of the India. Kakrapar Atomic Power Plant is the nuclear plant of India. Kakra Atomic Power Plant is located on the bank of the Tapti River. It's 80 किलोमीटर from the सूरत city of the गुजरात। अब देखिए ये जो है आपका है, ये
सूरत की जो ताप्ती नदी है उसके किनारे पे ये रिएक्टर बनाए गए हैं, वहाँ पे इसका काकरा पावर प्लांट बनाया गया है। और जो तापी है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से जो है तापी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन तापी डिस्ट्रिक्ट के इंटीरियर में है ये वहाँ पर काकरा पावर परमाणु संयंत्र है। ये वहाँ के ताप्ती नदी के किनारे बनाया गया है। यह इसका जो 3 यूनिट बनाया गया है, इसमें से 2 यूनिट जो है वो कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे, कनाडा के टेक्नोलॉजी, लेकिन जो तीसरा यूनिट जो तैयार किया गया है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसको शुरू भी कर दिया गया है। और 700 मेगावाट का वहाँ से बिजली उत्पादन का ये है, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है भारत का। अब ये गुजरात स्टेट में पड़ता है। सूरत जो गुजरात का बहुत ही बड़ा शहर है, वहाँ से ये 80 किलोमीटर की दूरी पे है। सूरत जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी हैं, देखिए ये हैं विजय रूपाणी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री। और गुजरात के जो करंट गवर्नर हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत है। ये उनकी इमेज है, आप लोग को इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब काकरा पावर प्लांट आपको बता दिया ना, तापी नदी के किनारे, ये आपका तापी नदी हो गया, ताप्ती नदी के किनारे, और ये आपका पावर रिएक्टर प्लांट हो गया, जिसमें से 2 यूनिट, जैसे जैसे 1 2 आपको यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा होगा, तो जो 2 है, 2 को 1 मानते हैं, 1 यूनिट, इधर 2 को यूनिट, फिर इधर 2 को 1 यूनिट। इसमें से 2 यूनिट है वो कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे, कनाडा की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, लेकिन एक जो यूनिट बना हुआ है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। चलिए फ्रेंड्स, अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे है, पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए टीम शिक्षा को हमेशा फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।